अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्यूचर कॉलेज। आज हम करेंगे केमिस्ट्री क्लास 11 का मॉडल पेपर का सोल्यूशन सेक्शन ए, जिसमें 17 एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यू नंबर 1, अगर 0.1 मोल लें NaCl का तो उसके अंदर होंगे 1 मोल में एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल फार्मूला यूनिट होते हैं, तो 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 0.6.02 इंटू 10⁻22 फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट इसलिए क्योंकि NaCl हमारा एक आयनिक कंपाउंड है, तो जब भी आयनिक कंपाउंड होगा तो हमारा जो होगा वो आंसर फार्मूला यूनिट होगा। आयंस के लिए, आयनिक कंपाउंड्स के लिए हम फार्मूला यूनिट का टर्म यूज़ करते हैं। एमसीक्यू नंबर 2, विच सॉलिड लाइन कर्व, इसमें से कौन सा सॉलिड लाइन कर्व है जो एक्यूरेटली रिप्रेजेंट कर रहा है मॉलिक्यूलर एनर्जी एट इन अ गैस एट 500 केल्विन। इफ डॉटेड लाइन कर्व रिप्रेजेंट द कॉरस्पॉन्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन एट सेम गैस एट 300। अगर डॉटेड लाइन 300 केल्विन को शो कर रही हो और सॉलिड लाइन 500 केल्विन को शो कर रही हो, तो कौन सा इसमें से कर्व है जो एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जी। अगर टेम्परेचर हमारा ज़्यादा हो तो सॉलिड लाइन आ जाएगा, तो हमारा जो बोल्ट्जमैन कर्व है, ये बोल्ट्जमैन कर्व है जो वो शिफ्ट हो जाएगा राइट की तरफ। तो ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा राइट, तो इसमें जो ज़्यादा राइट पे एक ए बी सी हैं, लेकिन ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो इसकी हाइट भी ज़्यादा होगी। तो 500 केल्विन पे जिसकी हाइट भी ज़्यादा हो और भी राइट पे, वो ये वाला है। और 300 केल्विन पे वो होगा भी लेफ़्ट की तरफ, 300 केल्विन लेफ्ट की तरफ, और उसकी हाइट भी कम होगी। तो इसका डॉटेड वाला ये 300 को शो कर रहा है और ये सॉलिड वाला ये 500 शो कर रहा है, तो ऑप्शन बी इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन। ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा हाइट और ज़्यादा राइट साइड, कम टेम्परेचर, कम हाइट और लेफ्ट साइड। 3, एक रेट लॉ इक्वेशन दी हुई है कि रेट लॉ इक्वल है कांस्टेंट a की पावर 1/2 और b की पावर नहीं है तो b की पावर 1। यहाँ पे देखें a की पावर 1/2 और b की पावर 1, और दोनों को प्लस किया तो आंसर आया 3/2, तो टोटल आएगा 3/2। तो ये ऑर्डर रिप्रेजेंट कर रहा है इन दोनों का और टोटल का, तो आंसर होगा दिस वन। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है नाइट्रोजन से, वो क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन में एयर प्रोटॉन होते हैं, एयर इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनकी अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अट्रैक्शन कम होती है। तो ऑक्सीजन की स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन होती है देन नाइट्रोजन। तो ऑप्शन डी इज़ आवर करेक्ट, स्ट्रॉन्गर, ग्रेटर न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेटर अट्रैक्शन। 5, अगर टोटल एनर्जी प्रोडक्ट की ज़्यादा हो ग्रेटर देन द रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा हो रिएक्टेंट की एनर्जी कम हो, तो ये हमारा रिएक्शन होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। प्रोडक्ट ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, यानी कि एनर्जी अब्जॉर्ब हुई है, जो हीट अब्जॉर्ब हुई है, एंडोथर्मिक रिएक्शन ऑप्शन बी। सुगेस्ट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एज स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 1 मोल ऑफ गैस जो होती है वो 22.414 सेंटीमीटर क्यूब या 22.414 डेसीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम होता है। डेसीमीटर क्यूब ये अवेलेबल नहीं है, सारे सेंटीमीटर क्यूब में है। ये डेसीमीटर क्यूब है लेकिन इसकी वैल्यू गलत है, और सेंटीमीटर क्यूब में ये भी डेसीमीटर क्यूब है, इसकी वैल्यू गलत है, और इन दोनों सेंटीमीटर क्यूब में ये वैल्यू हमारी करेक्ट वैल्यू है। तो ऑप्शन डी। जब ब्रोमीन रिएक्ट करेगा प्रोपीन के साथ इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एट रूम टेम्परेचर, तो वो किस मैकेनिज्म से ब्रोमीन पे अटैक करेगा? क्योंकि ब्रोमीन अटैक करेगा प्रोपीन के डबल बॉन्ड पे, इस मैकेनिज्म को कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ब्रोमीन मॉलिक्यूल पहले पोलराइज होगा, फिर वो अटैक करेगा और इलेक्ट्रोफिल एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म अडॉप्ट करेगा। इनमें से कौन सा है जो एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा और रेड पेरिस्पेट देगा कॉपर 1 के? तो एल्डिहाइड के साथ फॉलिंग सोल्यूशन रेड करके रेड कॉपर ऑक्साइड देगा। फॉलिंग सोल्यूशन इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ये फॉलिंग सोल्यूशन ही होगा जो एल्डिहाइड के साथ रेड करेगा और रेड करके CU2O की पेरिस्पेशन हमें देगा। जो टोलन है वो हमें सिल्वर मिरर टेस्ट देगा, और बाकी दो ऑप्शन भी गलत हैं। 9, आइडेंटिफाई करें टर्मिनेशन स्टेप इन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में टर्मिनेशन स्टेप कौन से होते हैं? दो टर्मिनेशन स्टेप होते हैं जब दो क्लोरीन फ्री रेडिकल मिलकर क्लोरीन गैस बनाते हैं, या हमारा एक मिथाइल रेडिकल और एक क्लोरीन रेडिकल आपस में मिलकर मिथाइल क्लोराइड बनाए, तो ये दो हमारे टर्मिनेशन स्टेप होते हैं। इसमें ये वाला ऑप्शन गिवन नहीं है, ये वाला गिवन है कि मिथाइल रेडिकल और क्लोरीन रेडिकल मिलकर मिथाइल क्लोराइड बनाएंगे। तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ XeF4। अब XeF4 में 4 बॉन्ड पेयर होते, चारों बॉन्ड 90 डिग्री पे होते हैं, दो लून पेयर होते हैं, ये दो हमारे लून पेयर हैं, ये। तो ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री तो बनेगी, यानी XeF4 की जो ज्योमेट्री बनेगी वो ऑक्टाहेड्रल बनेगी, लेकिन इसकी शेप जो होगी वो स्क्वायर प्लेनर होगी, क्योंकि चारों 90 डिग्री पे हैं तो स्क्वायर प्लेनर शेप होगी। तो अब ऑक्टाहेड्रल नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब ये शेप पूछ रहे हैं, तो शेप हमारे पास स्क्वायर प्लेनर है, ऑप्शन नंबर सी। Which electronic configuration represent the most electronegative elements? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होते हैं वो हमारे पास हैलोजीन होते हैं, और हैलोजीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन होती है NH2 NP5। तो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन,
क्योंकि हैलोजन हमारे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इसमें से कौन सी ऐसी स्पीशीज़ है जो हाइड्रोलाइज होने के बाद एसिडिक सोल्यूशन देगा? तो AlCl3 जब हाइड्रोलाइज होगा वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिडिक सोल्यूशन देगा। इसके अलावा जो सोडियम कार्बोनेट है वो बेसिक सोल्यूशन देगा, सोडियम नाइट्रेट जो है वो न्यूट्रल है, और कॉपर हाइड्रोक्साइड वो बी बेस देगा। तो हमारा ऑप्शन बनेगा ए, AlCl3 वो वाटर से हाइड्रोलाइज होकर एसिडिक सोल्यूशन देगा, ऑप्शन डी। आइडेंटिफाई करें मोस्ट बेसिक अमाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक न्यूक्लियोफाइल होगा? याद है जो न्यूक्लियोफाइल होता है उसमें लून पेयर का होना बहुत ज़रूरी है। तो इन तमाम ऑप्शन में सिर्फ अमोनिया ऐसा है जिसके अंदर लून पेयर होता है, क्योंकि अमोनियम आयन पॉजिटिव है, SO3 ये इलेक्ट्रोफाइल है, और NO2 पॉजिटिव ये पॉजिटिव है। तो सिर्फ NH3 ही एक ऐसा है जिसमें लून पेयर मौजूद है। तो NH3 में लून पेयर है, इसलिए ये एक न्यूट्रोफाइल है। तो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। 15 आइडेंटिफाई करें रीजन जो इथानॉल को इथानोल में कन्वर्ट करते हैं। इथानॉल को इथानोल में कन्वर्ट करने के लिए LiAlH4 रीजन हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास NaBH4 भी यूज़ हो सकता था, लेकिन वो ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। लेकिन स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो LiAlH4 है। तो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। आयोडीन हमारा सॉलिड होता है और ब्रोमीन हमारा लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। क्यों? आयोडीन की लार्जर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो उसकी स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन डिस्पर्शन फोर्स होगी। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डिस्पर्शन फोर्स, इसलिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डिस्पर्शन फोर्स की वजह से ये सॉलिड फॉर्म में होता है। तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन ड्यू टू स्ट्रॉन्गर लेदर देन डिस्पर्शन फोर्सेस। आइडेंटिफाई कार्बोनिल कंपाउंड जो आइडोफॉर्म बनाएगा। तो प्रोपानोन जिसे हम एसीटोन भी कहते हैं, यही आइडोफॉर्म रिएक्शन करेगा। इसमें प्रोपानॉल भी नहीं कर सकता, मीथानॉल भी नहीं कर सकता, 3हेक्सानोन भी नहीं कर सकता, क्योंकि आइडोफॉर्म रिएक्शन के लिए हमारे पास CH3CO ग्रुप होना लाजमी है। CH3CO ग्रुप जो सिर्फ और सिर्फ प्रोपानोन के पास मौजूद है। तो हमारा ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, प्रोपानोन। सेक्शन बी क्वेश्चन 2 का पार्ट 1, इक्वेशन को एक्सप्लेन करें रिएक्शन विद वाटर। तो पहला है AlCl3 का रिएक्शन विद वाटर हम एक्सप्लेन करेंगे। Al3 को वाटर से ऐड किया तो AlOH होल थ्राइस प्लस 3HCl बना। इसमें Al3 प्लस हाइड्रोलाइज होकर HCl बनाएगा जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड, और उसकी pH लेस देन 7 होगी। उन्होंने पूछा था आल्सो मेंशन pH, तो pH लेस देन 7 होगी, एसिडिक होगी, क्योंकि ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, H+ आयन बहुत ज़्यादा है तो ये हाईली स्ट्रॉन्गली एसिडिक होगा। PeCl3 का रिएक्शन विद वाटर, ये बनेगा H3PO3 प्लस HCl। इसकी pH लेस देन 7 होगी क्योंकि ये प्रोड्यूस कर रहा है HCl जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, और H3PO3 जो कि वीक एसिड है। लेकिन इसकी pH लेस देन, ये कम एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू AlCl3 से। सो AlCl3 और PlCl3 दोनों एसिडिक होंगे, लेकिन AlCl3 ये स्ट्रॉन्गर एसिडिटी शो करेगा क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है, और इसमें वीक एसिड बन रहा है, इसलिए इसकी एसिडिटी थोड़ी सी कम होगी। दोनों की pH भी दी हुई है और दोनों के हमने रिएक्शन भी दे दी है। इसका सेकंड पार्ट कि शेप ड्रॉ करें 3s की स्फेरिकल शेप हमने ड्रॉ कर दी है। 3px 3p ऑर्बिटल की डबल शेप ऐड कर दी है, और 3dz2 की 3d की डबल शेप ऐसी होती है, डबल डबल टाइप। तो 3s हमारा स्फेरिकल शेप होगी, 3px हमारा px ऑर्बिटल इस तरह की डबल शेप होगी, और 3dz2 की शेप हमने यहाँ ड्रॉ कर दी है। अब दोनों पेपर में यही आएंगे, बाकी शेप्स हमने ड्रॉ कर दी है, शेप्स देख सकते हैं कैसी आएंगी। सेकंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई करें अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को जो यूज़ होता है मिथाइल प्रोपोनेट बनाने के लिए, और इसकी इक्वेशन भी लिखें। इसमें हमारे पास मीथानॉल रिएक्ट करेगा प्रोपानाइक एसिड के साथ, मीथानॉल रिएक्ट कर रहा है प्रोपानाइक एसिड के साथ, और हमारा कोई एसिड कैटलिस्ट होगा, लेट्स सपोज H2SO4 लगा लेते हैं, H+ कैटलिस्ट, तो ये बनाएगा मिथाइल प्रोपानोएट, मिथाइल और ये है प्रोपानोएट, साथ में वाटर मॉलिक्यूल। जो मिथाइल ग्रुप है वो मिथानॉल से आएगा, और जो प्रोपानोएट है वो प्रोपानोइक एसिड से आएगा। ये हमारा एक कंडेंसेशन रिएक्शन है, यानी कि वाटर इसमें रिमूव हो रहा है। H2SO4 हमारा कैटलिस्ट होगा, तो ये इसकी हमने इक्वेशन भी दे दी है और एक्सप्लेनेशन भी आ गई। 3 पॉइंट डिफरेंस लिखने हमने एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो फ़र्क करते हो, ये इरेगुलर होते हैं, ये रेगुलर होते हैं, इनकी कोई शेप नहीं होती, इनकी प्रॉपर शेप होती है, इनका डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, ये फिक्स होते हैं, ये आइसोट्रोपिक होते हैं, ये एनआइसोट्रोपिक होते हैं। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इक्वली शेयर नहीं होती, इसमें इक्वली शेयर होती हैं। ये साइलोसाइडल होते हैं, ये ट्रू सॉलिड होते हैं, ये अनसिमेट्रिकल हैं, ये सिमेट्रिकल हैं। इसकी रिलेटिविटी लेस होती है, इसकी रिलेटिविटी मोर होती है। ये शॉर्ट ऑर्डर रेंज होते हैं, लॉन्ग ऑर्डर रेंज होते हैं। इस एग्जांपल में है वैक्सेस, ग्लास, प्लास्टिक, ये हैं डायमंड, मेटल, टेबल सॉल्ट्स। तो बहुत से डिफरेंस हमने दे दिए, कोई से 3 लिख सकते हैं। 3, जब क्लोरो इथेन रिएक्ट करेगी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे अंडर डिफरेंट कंडीशंस। तो स्ट्रक्चर फार्मूला लिखें प्रोडक्ट्स का जो इन कंडीशन में बन रहे हैं, और साथ में टाइप ऑफ रिएक्शन भी बताएं। जब क्लोरो इथेन NaOH के एक्वस सोल्यूशन के साथ ऐड करेगी, ये बनाएगी इथाइल अल्कोहल, इथानॉल, जिसका स्ट्रक्चर फार्मूला CH3CH2OH, और ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 टाइप होगा। ये रिएक्शन हीटिंग अंडर रिफ्लेक्स होगा, और जब हम इसका रिएक्शन करेंगे अल्कोहलिक NaOH के साथ,
हम दिए अल्कोहलिक NaOH के साथ, ये भी हाई टेम्परेचर पे हीटिंग करनी पड़ेगी, डेल्टा हाई टेम्परेचर हीटिंग को शो कर रहा है। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो होगा इथीन, जिसका स्ट्रक्चर फार्मूला होता है CH2CH2। तो इसके रिएक्शन की टाइप होगी एलिमिनेशन E2 टाइप, क्योंकि यहाँ से हम क्लोरीन को एलिमिनेट कर रहे हैं और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसका सेकंड पार्ट, रिड्यूसिंग पावर जो है हैलाइड आयन की वो इंक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप। इस फैक्ट को एक्सप्लेन करें विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन क्लोरीन आयन और ब्रोमीन आयन विद कंसंट्रेटेड H2SO4। तो क्लोरीन आयन का H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाया, 4 क्लोरीन आयन H2SO4 के साथ हीट करने पे SO2 गैस और क्लोरीन गैस इवॉल्व हो जाएगी, साथ में वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे। क्योंकि क्लोरीन एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए हाई हीट रिक्वायर्ड है इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए, और H2SO4 हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस पर्पज़ के लिए यूज़ होगा। Br आयन का H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे, 2Br H2SO4 रिएक्ट करेगा तो Br2 लिक्विड और SO2 गैस रिलीज हो जाएगी, साथ में वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा। अब Br जो आयन है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन। ये H2SO4 को बहुत रेडिली रिड्यूस करेगा एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन। इस रिएक्शन Br2 और SO2 प्रोड्यूस होंगे और ये रिएक्शन ज़्यादा आसानी से होगा एज ऑफ ऑक्सीडेशन। क्लोरीन आयन की रिड्यूसिंग पावर कम होती है, ब्रोमीन की ज़्यादा होती है। तो ये दो रिएक्शन कंफर्म कर रहे हैं कि ब्रोमीन की हायर रिड्यूसिंग पावर होती है क्लोरीन के मुकाबले में, और ये वाले हमारे रिएक्शन प्रोडक्ट्स होंगे। पार्ट 4, इंथॉल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन बाय यूजिंग द फॉलोइंग डाटा। कैलकुलेट करेंगे इंथॉल्पी चेंज, हमें ये रिएक्शन दिया हुआ है। इंथॉल्पी ऑफ रिएक्शन होती है प्रोडक्ट की इंथॉल्पी माइनस रिएक्टेंट की इंथॉल्पी। तमाम केमिकल्स की हमें इंथॉल्पीज दी हुई हैं। प्रोडक्ट की इंथॉल्पी निकालने के लिए CO2 की इंथॉल्पी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि ये वैल्यू दी हुई है, और H2O की इंथॉल्पी को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें दी हुई है। इसे सम कर लेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। रिएक्टर की इंथॉल्पी के लिए ऑक्सीजन की इंथॉल्पी को 5/2 से कर लेंगे। अब ये सिंपल एक मालिक्यूल है तो इसकी इंथॉल्पी 0 होगी, और C2H2 की इंथॉल्पी को हम 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो हमें दी हुई है। इसको सॉल्व कर लेंगे। अब प्रोडक्ट्स में से रिएक्टेंट की इंथॉल्पी माइनस कर देंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ये प्लस का सही माइनस रिएक्टेंट, तो ये दोनों टोटल माइनस में हमारा आंसर आ जाएगा। 20 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन से स्टार्ट करते हुए कैलकुलेट करें कि अमोनिया का गैसियर प्रोडक्ट का मैथ कितना बनेगा। हमें रिएक्शन दिया हुआ है। नाइट्रोजन का मोलर मैथ निकाल लेते हैं, 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नाइट्रोजन का मोलर मैथ होता है 14, तो नाइट्रोजन गैस हो जाएगा 28। NH3 का मोलर मैथ निकाल लेते हैं। गिवन मैथ ओवर मोलर मैथ से हमारे नंबर ऑफ मोल निकल आएंगे नाइट्रोजन के। अगर नाइट्रोजन का 1 मोल हो तो अमोनिया के 2 मोल पैदा हो रहे हैं, मेरे रिएक्शन में दिया हुआ है। नाइट्रोजन का 1 मोल हो तो अमोनिया के 2 मोल पैदा हो रहे हैं। तो अमोनिया के मोल निकालने के लिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमोनिया के मोल निकलेंगे। इन अमोनिया के मोल को मोलर मैथ ऑफ अमोनिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैथ ऑफ NH3 निकल आएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। डिटेल सोल्यूशन भी हमें दिया हुआ है। 5 में टेबल में हमें 6 प्रोसेस दिए हुए हैं। इसके लिए हम प्रेडिक्ट करेंगे डेल्टा एस का साइन क्या होगा। डेल्टा एस हमारे पास एंट्रोपी होती है, NaCl सॉलिड से NaCl एक्विस बन रहा है, तो जो डिसऑर्डरनेस है हमारा वो इंक्रीज हो रहा है, तो ये पॉजिटिव होगा। H2 गैस से H2 लिक्विड बन रहा है, तो जो डिसऑर्डरनेस है कंडेंसेशन हो रही है वो डिक्रीज हो रहा है, तो नेगेटिव होगा। H2 गैस से H2 गैस और O2 गैस बन रही है। इसमें हमारे पास जो मोल हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। रिएक्टर में 2 मोल थे, प्रोडक्ट में हमारे पास 3 मोल हैं, तो डिसऑर्डरनेस इंक्रीज हो रहा है, तो पॉजिटिव साइन। कॉपर सल्फेट वाटर के साथ ऐड करके कॉपर सल्फेट वाटर बना रहा है, ये सॉलिड और ये लिक्विड है, और ये हमारे पास टोटल सॉलिड है। इसमें हाइड्रेशन हो रही है, कॉपर सल्फेट पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है, और डिसऑर्डरनेस हमारा डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होने पे माइनस साइन। जिंक सॉलिड और HCl एक्वस सोल्यूशन, जिंक एक्वस और ये गैस, ये सॉलिड से लिक्विड और ये लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे डिसऑर्डरनेस हमारा जो है वो इंक्रीज हो रहा है। डिसऑर्डरनेस इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव साइन। मिथाइल अल्कोहल लिक्विड से ऑक्सीजन गैस, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर लिक्विड बन रहा है। ये भी लिक्विड में था, ये भी लिक्विड में था, तो लिक्विड लिक्विड में रहा, लेकिन जो हमारे गैस के यहाँ पे 3 मोल थे, यहाँ पे गैस के 2 मोल हैं, तो गैस के जो मोल हैं वो 3 से 2 रिड्यूस हो रहे हैं, जिसको से डिसऑर्डरनेस हमारा रिड्यूस हो रहा है, तो साइन आएगा नेगेटिव। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, तो इसका MOT डायग्राम ड्रॉ करें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमने MOT डायग्राम ड्रॉ किया है। इसके आउटर मोस्ट के कुछ 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 2p z में आ गए, 2p x में 2 आ गए, और जो एक बच गया वो 2p y में चला गया, और 2 ये वाले s ऑर्बिटल में ऑक्यूपाई हो गए। साथ में हमने इसका बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल लिया और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख ली। पैरामैग्नेटिज्म अगर तब होता है जब हमारे पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो। तो इन केस ऑफ O2 में जो लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन है ऑक्यूपाई सेपरेट 2 pi Nd बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। आप देख सकते हैं कि 2 pi Nd बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्रिएट करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट, जी वजह से मॉलिक्यूल जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, और यही डेफिनेशन है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर की। 6 में एक्सप्लेन करें प्रिपरेशन ऑफ इथीन फ्रॉम इथानॉल। तो ये डिहाइड्रेशन ऑफ इथानॉल से इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में ज़्यादा कैटलिस्ट होगा, हीट करेंगे 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो जो इथानॉल होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा इथीन में, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल पैदा होगा। इसे मैकेनिज्म में जो एसिड है वो प्रोटॉन एड्स करेगा, यहाँ से OH और यहाँ से एक H निकाल के एक गुड लीविंग ग्रुप बना लेगा, जो होगा हमारे पास वाटर एज अ गुड लीविंग ग्रुप। तो हीट करने पे वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और रिजल्ट में हमारे पास इथीन बन जाएगा। दूसरा है क्लोरोइथेन।
इसमें भी डीहाइड्रो हैलोजिनेशन करेंगे हम क्लोरोइथेन की यूजिंग अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और साथ में हीट भी करेंगे, जिससे हमारा KCl और H2O बनेगा और साथ में इथीन बन जाएगा। मैकेनिज्म में जो स्ट्रॉन्ग बेस है हमारे पास KOH, ये बीटा हाइड्रोजन को क्लोरीथेन में से एक्सट्रैक्ट कर लेगी, यानी कि ये वाली हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल लेगी, यहाँ से Cl को निकाल लेगी, इन दोनों को मिला के वो HCl बन जाएगा, जिस वजह से यहाँ पे हमारा एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और ये हमारा एक एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। हमने आइडेंटिफाई करने हैं इस क्वेश्चन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में। ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हैं, ये डायटॉमिक मॉलिक्यूलर है, ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमारे पास 0 है और इसके अंदर ओनली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज वो है वो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज, तो इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज सबसे कम होगी, तो ये सबसे पहले आएगा। HCl में ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, जिसकी वजह से ये डाइपोल क्रिएट कर रहा है, H पे पॉजिटिव चार्ज और Cl पे नेगेटिव चार्ज। इसके साथ साथ जो HCl है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी करेगा, क्योंकि इसमें जो क्लोरीन है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो क्लोरीन है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की लिस्ट में नहीं आता। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ वो मॉलिक्यूल करते हैं जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए HCl को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग से निकाल देंगे, ये सिर्फ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन करेगा और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस करेगा, तो ये हमारा लिस्ट में सेकंड नंबर पे आ जाएगा। थर्ड में हमारे पास अमोनिया है, ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज़्यादा हाई है, जिसकी शेप ट्राइगोनल पैरामाइडल शेप है, जिसके इसके अंदर डाइपोल मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा होगी। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाएगा, तो इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मौजूद होगी और साथ में लंदन डिस्पर्शन फोर्स भी मौजूद होगी, इसलिए इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज HCl से भी ज़्यादा होगी, तो ये थर्ड नंबर पे आ जाएगा। हाइड्रोजन फ्लोराइड में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज़्यादा है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाइपोल बनाता है, साथ में अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बनाता है, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये टॉप पे रहेगा। इसमें हमने यहाँ समरी भी इसकी दे दी है और इसका ट्रेंड भी दे दिया और असेंडिंग ऑर्डर में इनकी स्ट्रेंथ भी हमने लिख दी है। 7 क्वेश्चन में हमने केमिकल इक्वेशन लिखनी है और प्रिपेयर करना है प्रोपा 1 ओल, और हमारे रीजेंट है प्रोपीन और 1 क्लोरोप्रोपेन। प्रोपा 1 ओल जो होगा ये सिंथेसाइज होगा एंटी मार्कोव निकोव हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन से। इस प्रोसेस को हम ऑक्सीमेरिकुरेशन कहते हैं या डीमेरिकुरेशन भी कहते हैं, जिसकी रिएक्शन गिवन है, लेकिन आप सिंप्लीफाइड इक्वेशन लिख सकते हैं कि हम प्रोपीन लेंगे, NaBH4 एज अ कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, साथ में हम ये वाटर मॉलिक्यूल और AgOAc होल ट्वाइस यूज़ किया, तो ये हमारा प्रोपान 1 ओल तैयार हो गया। 1 क्लोरोप्रोपेन से प्रोपान 1 ओल बनाने के लिए हमें न्यूक्लियोफिल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 करना पड़ेगा, जिसमें हम इसका रिएक्शन NaOH के साथ कराएंगे, साथ में हीट करेंगे, तो NaCl को अपने साथ लेके NaCl बना देगा और OH इसकी जगह यहाँ पे ले लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कैटिनेशन इंक्रीज करता है डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो डिफाइन करेंगे कैटिनेशन को। तो कैटिनेशन इज एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड विद एटम ऑफ सेम एलिमेंट रिजल्टिंग अ चेन, ब्रांच चेन, स्ट्रक्चर और रिंग। तो कार्बन जो होते हैं वो एक्सेप्शनल कैटिनेशन करते हैं ड्यू टू स्मॉल साइज, एटॉमिक साइज और हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ की वजह से, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और इसके अलावा इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो टेट्रावेलेंसी, जिस वजह से ये एक स्टेबल और बहुत ज़्यादा डाइवर्स स्ट्रक्चर बनाते हैं और सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर देते हैं डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एग्जाम्पल में है कि चेन भी बनाते हैं, ब्रांचेज भी बनाते हैं और रिंग भी बनाते हैं। एग्जाम्पल में प्रोपेन है, 2 मिथाइल प्रोपेन है, साइक्लोहेक्सेन है। इसके अलावा वेरिएशन ऑफ बॉन्ड टाइप है कि ये सिंगल बॉन्ड भी बनाते हैं, डबल बॉन्ड भी बनाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाते हैं, जिनकी रिएक्टिविटी मुख्तलिफ होती है और प्रॉपर्टी भी मुख्तलिफ होती है। इसके अलावा ये आइसोमरिज्म करते हैं, जैसे ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन, इनका सेम फार्मूला है लेकिन डिफरेंट ब्रांचिंग है। फंक्शनल ग्रुप के भी आइसोमर्स होते हैं, जैसे इथानोल और डाई मिथाइल ईथर, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला लेकिन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप अटैचमेंट भी होती हैं, जैसे OH अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है या अमाइन है, और साथ में कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल पॉलीमर भी बनाते हैं, जिसमें हमारे पास पॉलीथीन है और बायो मॉलिक्यूल बनाते हैं जैसे DNA और प्रोटीन है। एक्सप्लेन करें कि NOx का क्या रोल है फॉर्मेशन ऑफ पैन विद केमिकल रिएक्शंस। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये फैसिलिटेट करते हैं रेडिकल रिएक्शंस में और प्रोवाइड करते हैं नेसेसरी NO2 फॉर टर्मिनेशन, जिस वजह से पैन बनती है। इसका मैकेनिज्म देखते हैं। पहले होता है एनिएशन, जिसमें फोटोलाइसिस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। अल्ट्रावायलेट लाइट के वजूद में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रेडिकल में तब्दील हो जाते हैं। ऑक्सीजन रेडिकल ऑक्सीजन से कंबाइन करके ओजोन बनाती है। इसके बाद वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऑक्सीडेशन होती है, जिसमें एसिटाल्डिहाइड है, वो रिएक्ट करते हैं हाइड्रोक्साइल रेडिकल OH रेडिकल के साथ और एक एसिटाइल रेडिकल बना देते हैं। ये एसिटाइल रेडिकल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमारी पैन पर ऑक्सीटाइल रेडिकल बना देते हैं। ये पर ऑक्सीटाइल रेडिकल ऑक्सीडाइज करते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देते हैं यहाँ पे, जिससे ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोबारा रीजनरेट हो जाती है और NOx का साइकिल सस्टेन रहता है। ये पर ऑक्सीटाइल
पर ऑक्सी एसिटाइल रेडिकल ये कंबाइन करते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ, तो ये हमारी पैन बना देते हैं। इस क्वेश्चन में मैकेनिज्म उन्होंने मांगा है फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल क्लोराइड बाय द रिएक्शन ऑफ मीथेन विद क्लोरीन। पहला स्टेप है हमारा इनिशिएशन, जिसमें क्लोरीन अल्ट्रावायलेट लाइट में 2 क्लोरीन रेडिकल बनाता है। ये क्लोरीन रेडिकल एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और मिथाइल रेडिकल HCl बना देता है। ये मिथाइल रेडिकल क्लोरीन पे अटैक करके मिथाइल क्लोराइड दोबारा क्लोरीन रेडिकल बनाता है। लास्ट में टर्मिनेशन स्टेप है, जिसमें 2 क्लोरीन, एक मिथाइल और एक क्लोरीन या 2 मिथाइल आपस में मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। क्लोरीन गैस मिथाइल क्लोराइड या C2H6 बनाते हैं। इसमें अल्ट्रावायलेट लाइट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक चेन रिएक्शन है जिसमें रेडिकल रीजनरेट होते हैं और प्रोपोगेशन स्टेप्स में, ये हमारा प्रोपोगेशन स्टेप है। 9 क्वेश्चन में मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मांगी है मैग्नीज की, ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दी है इसकी, और इसकी नियर नोबल गैस भी दे दी है, और साथ में फास्फोरस की इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी दे दी है और इसकी नियरेस्ट नोबल गैस भी दे दी है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ABU प्रिंसिपल और हुड्स रूल दोनों को फॉलो करते हैं। इसका मतलब है ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा करेक्ट है। इस क्वेश्चन में हमने 2 पॉसिबल वेज पूछी हैं जो रिकॉग्नाइज करेंगे इक्विलिब्रियम को। पहली हम कह लेते हैं कांस्टेंट माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, यानी कि कलर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, डेंसिटी उसकी रिमेन सेम रहेगी, इसका मतलब इक्विलिब्रियम एग्जांपल दी हुई है। इसके अलावा हम केमिकल मेथड यूज़ कर सकते हैं, pH, कलर, एसिड बेस इक्विलिब्रियम, सिमिलर टू इस मेथड से बिल्कुल मिलता जुलता है। थर्ड में हम फिजिकल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें है गैस प्रेशर, क्योंकि जब इक्विलिब्रियम स्टेप फेल हो जाएगा तो प्रेशर चेंज होना बंद हो जाएगा। कांस्टेंट कलर फिजिकल ऑब्जर्वेशन में आ सकता है। इसके अलावा स्टेबल pH या कंडक्टिविटी से चेक कर सकते हैं, ये केमिकल फिजिकल दोनों मेजरमेंट में आ सकते हैं। तो ये टोटल 5 मेथड हमने लिख दिए हैं, कोई से आप 2 लिख सकते हैं इसमें से। इस क्वेश्चन में हमें 2 कंपाउंड दिए गए हैं, हम इन दोनों कंपाउंड में कैसे फ़र्क बयान कर सकते हैं विया केमिकल टेस्ट। दोनों को सेपरेट करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का टेस्ट कर सकते हैं। स्मॉल अमाउंट में सोडियम बाइकार्बोनेट डालेंगे A और B में। अब A कंपाउंड में क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये रिएक्ट करेगा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो CO2 के गैस बबल पैदा होंगे। B कंपाउंड में यहाँ पे अल्कोहल है, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा अल्कोहल है और कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसके अलावा लिटमस टेस्ट भी हम कर सकते हैं। कंपाउंड A बिलुल इसमर को रेड कर देगा क्योंकि इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद है, और कंपाउंड B क्योंकि अल्कोहल है तो उसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा। इन 2 केमिकल टेस्ट से हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में प्रिपरेशन मेथड बतानी है डाईइथाइल अमाइन को बनाने के लिए A में न्यूक्लियोफिल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। न्यूक्लियोफिल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम डाईइथाइल अमाइन बना सकते हैं अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया से, जिसमें अमोनिया रेड करेगी इथाइल ब्रोमाइड के साथ और इथाइल अमाइन बना देगी यहाँ पे। फिर दोबारा इथाइल अमाइन इथाइल ब्रोमाइड के साथ एक दफ़ा फिर रेड करेगी तो डाईइथाइल अमाइन बना देगी। सेकेंड रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, इसमें हम सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन को पहले सिंथेसाइज करेंगे, जिसमें नाइट्रोइथेन रेड करेगी इथाइल आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस की मौजूदगी में। फिर हम नाइट्रो ग्रुप की रिडक्शन करवाएंगे H2PD या LiAlH4 की मौजूदगी में, तो ये हमारा डाईइथाइल अमाइन तैयार हो जाएगा। 11 में हमें सीरियम का नेचुरली अकरिंग सैंपल हमें दिया गया कि कौन सा आइसोटोप है और उसका कितना मैस है, सबका मैस और आइसोटोप का डाटा दिया हुआ है। इस डाटा को इस्तेमाल करते हुए हम कैलकुलेट करेंगे रिलेटिव आइसोटोपिक मैस ऑफ 4th आइसोटोप इन द सैंपल ऑफ सीरियम। हमने तमाम नेचुरल अबंडेंस को प्लस कर दिया तो पता चला ये 88.885% थे। इसका मतलब जो 4th आइसोटोप है उसकी अबंडेंस 11.115 है 100 में से इसको माइनस करने पे। फिर हमने वेट एंड एवरेज इक्वेशन बनाई, हर आइसोटोप को उसके परसेंटेज के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, परसेंटेज 100 से डिवाइड करने के बाद, और फिर सबको प्लस कर दिया। 4th वाला नहीं मालूम था तो उसको हमने एक्स लिख लिया, ये हमने निकाल लिया, इसको 100 से डिवाइड करके हमने निकाला था। इसको हमने सीरियम के टोटल मैस से इक्वल लिया और फिर हमने इसको सॉल्व किया तो जिससे हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हमारा 4 रिलेटिव आइसोटोप का मैस होगा इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद। ये हमने सिंप्लीफाई किया हुआ है। लेड 2 स्प्रिंगली स्लूबल होता है वाटर में, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ लेड 2 क्लोराइड की 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 0.5 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब दी हुई है। तो उन्हें क्या कैलकुलेट करें इसका KSP ऑफ लेड 2 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले हम डिसोल्यूशन इक्वेशन लिख लेंगे, इसके बाद हम सॉल्युबिलिटी ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब से मोल पर डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, जिसका फार्मूला होता है गिवन मैस ओवर मोलर मैस, तो ये मोल आ जाएंगे। तो लेड के +2 आयन के मोल निकल आए, क्लोरीन के यहाँ पे इक्वेशन में 2 आता है, इसलिए हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो KS इक्वेशन होगी लेड +2 और क्लोरीन -2 का दोनों का स्क्वायर। इसका स्क्वायर इसलिए आएगा यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन में यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसमें हम इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। 12 क्लास में 6s ऑर्बिटल है, उसका हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताना है, क्योंकि यहाँ पे नंबर 6f था तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डायरेक्टली 6 होगा। फिर आज़मूथल क्वांटम नंबर जिसमें f कॉरस्पॉन्ड कर रहा है कि l की वैल्यू 3 होगी, 4th ऑर्बिटल है तो n-1 में यहाँ पे 3 आ जाएगा, क्योंकि लिए s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए हम 3 लेते हैं, तो आज़मूथल क्वांटम नंबर हमारा 3 आ जाएगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में इसी 3 को हम प्लस की तरफ 0 +1 +2 +3 और माइनस की तरफ 0 -1 -2 -3 लिखते हैं, तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी आ गया हमारा। तो ये हमने ये तीनों आंसर निकाल लिए। यहाँ पे हमें 2 डेफिनेशन देनी है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो एंथैल्पी चेंज हो जब 1 मोल ऑफ गैसियस एटम फॉर्म होते हैं फ्रॉम इट्स एलिमेंट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन,
जैसे हाफ H2O से 1 मोल ऑफ एटम H पैदा हुए, हाफ क्लोरीन Cl2 से Cl पैदा हुए, इसे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहते हैं और इसकी वैल्यू भी दी हुई है। सेकंड है हमारा लैटिस एनर्जी, वो एनर्जी जो रिलीज होती है जब 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड सॉलिड इज फॉर्म, जैसे Na और Cl आयन आपस में मिलकर NaCl बनाते हैं तो कितनी एनर्जी रिलीज हो, इसे हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। 13 में हम डेफिनेशन चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड बताना है डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर इलेक्ट्रॉन इन अ केमिकल बॉन्ड। इसका ट्रेंड डिक्रीज होता है मूविंग डाउन द ग्रुप, जिसकी रीज़न है इंक्रीज इन एटॉमिक साइज शेल, क्योंकि मोर इलेक्ट्रॉन शेल आते जाते हैं, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है। मोर इलेक्ट्रॉन शील्डिंग, ज़्यादा शेल होने से इनर शेल की इलेक्ट्रॉन शील्डिंग भी बढ़ जाती है, जिससे अट्रैक्शन हमारी कम हो जाती है। एग्जाम्पल में फ्लोरीन सबसे ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और आयोडीन सबसे कम है। इस क्वेश्चन में हमने 4.5 ग्राम ऑफ H2 का स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम मोल्स निकाल लेते हैं, गिवन मैस और मोलर मैस। फिर हम पर एक मोल का 22.414 डेसीमीटर लीटर वॉल्यूम होता है, तो इसको हम इसके मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50.4 लीटर या डेसीमीटर क्यूब उसका आंसर आ जाएगा। 14 व्हाट इज मीन बाय वेपर प्रेशर, प्रेशर ऑफ वेपर प्रेजेंट इन एट इक्विलिब्रियम इन अ क्लोज कंटेनर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। और इस टेबल में मुख्तलिफ लिक्विड्स के वेपर प्रेशर दिए हैं, तो एक्सप्लेन करें वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ दीज लिक्विड्स। पहला है वाटर, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो मल्टीपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, पोलर है, जिस वजह से वाटर मॉलिक्यूल को बहुत ज़्यादा हार्डर है कि वो स्केप करे, जिसका वेपर प्रेशर बहुत ही कम है। इथानॉल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, लेकिन इसकी इथाइल चेन नॉन पोलर है, जिससे ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाती है, इसलिए इसका मॉडरेट वेपर प्रेशर है। पेंटेन, इसमें सिर्फ लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज होती हैं जो बहुत ही कमज़ोर होती हैं, इसलिए इसका हाईएस्ट वेपर प्रेशर है, और एक लार्जर मॉलिक्यूल भी है, तो जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ज़्यादा होंगी उतना वेपर प्रेशर कम होगा। इस क्वेश्चन में पीएच हमने बफर सोल्यूशन की कैलकुलेट करनी है, जिसका हमें डाटा दिया हुआ है, पी के वैल्यू भी दी हुई है। हम हेंडरसन इक्वेशन लगाते हैं, इसमें पी के वैल्यूज 3.76 पुट करते हैं और एसिड और कॉन्जुगेट बेस के जो मोलर दिए हुए 0.11 की वैल्यू पुट करते हैं, लॉग लेके हम कैलकुलेट तो हमारी पीएच आ जाएगी। तो इस कैलकुलेशन से हमारा आंसर आ गया। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 3, हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डाटा दिया हुआ है, तो हमें कैलकुलेट करना है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के। इसके लिए दो मेथड यूज़ करेंगे, इनिशियल रेट मेथड और हाफ लाइफ मेथड। मेथड नंबर 1 इनिशियल रेट मेथड, तो रेट बराबर होता है के इनिशियल कंसेंट्रेशन ए नॉट की दी हुई है 0.10, इनिशियल रेट दिया हुआ है 2.0 × 10⁻³ हमने रेट डाल गया, इसको कैलकुलेट किया तो इससे हमें के का आंसर मिल जाएगा। सेकंड में हम हाफ लाइफ मेथड यूज़ करेंगे, टी हाफ जो होती है वो ln2/k होती है, टी हाफ हमें 100 सेकंड दी हुई है, इसमें वैल्यू पुट की और इसको हमने कैलकुलेट किया तो हमारा एक आंसर आ गया। दोनों मेथड ने हमें डिफरेंट रिजल्ट दिए, दोनों आंसर हमारे सेम नहीं है। इसका मतलब है रिएक्शन यहाँ तो ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, हमारी प्रॉब्लम में जो स्टेटमेंट दी हुई है वो हमारी ठीक नहीं है। यहाँ हमारे जो एरर इसलिए कि हमें जो डाटा दिया गया है वो ठीक नहीं है, हाफ लाइफ और रेट वैल्यूज जो दी हुई है ये डाटा हमें ठीक नहीं दिया गया। अगर हम हाफ लाइफ का मेथड यूज़ करें तो हमारा आंसर 0.00693 पर सेकेंड आता है, इसको हम ठीक मान के चल लेते हैं। इस क्वेश्चन में अमोनिया प्रोड्यूस हो रही है इस रिएक्शन में, जिसमें 200 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड और 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ हुई है। तो कैलकुलेट करें अमाउंट ऑफ अमोनिया इन ग्राम प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी हमने, दोनों कंपाउंड के मोलर मैसेज को कैलकुलेट किया, अमोनियम क्लोराइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बाद में अमोनिया का भी कैलकुलेट कर लिया। फिर हमने इसके मोल्स निकाल लिए, अमोनियम क्लोराइड के गिवन मैथ और मोलर मैथ, गिवन मैथ और मोलर मैथ, इनके हमने मोल्स निकाल लिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 1.355 आए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में यहाँ पे हमारे पास 1 था, तो ये हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। जो कम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे, जिसके मोल्स कम हो, वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। अमोनियम क्लोराइड को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट को लेकर हम चलेंगे। अगर 1 मोल लें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के तो उसे 2 मोल अमोनिया के पैदा होते हैं, तो 1.35 मोल से 2.70 मोल अमोनिया के पैदा होंगे, तो 2.70 मोल को उसके मोलर मैथ से मल्टीप्लाई किया तो 45.98 ग्राम हमारा अमोनिया निकलेगा। अमोनियम क्लोराइड हमारा रिएक्टेंट इन एसेस होगा। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ एसेस रिएक्टेंट, जो कि अमोनियम क्लोराइड है। इसको 2.7 मोल्स जो हमने यहाँ पे निकाले थे, उसको इसके मोलर मैथ से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास वो अमोनियम क्लोराइड होगा जो यूज़ हुआ, तो टोटल माइनस यूज़, तो ये रिएक्टेंट इन एसेस हमारे पास जो मैथ अमोनियम क्लोराइड का बच जाएगा वो निकल आएगा। अमोनियम क्लोराइड के 2.70 मोल ही यूज़ हुए थे और जो हमें गिवन थे वो 3.74 मोल से 144.45 ग्राम हमारा यूज़ हुआ था और जो गिवन था वो 200 ग्राम था। क्वेश्चन 4 में हमने रीजेंट और कंडीशन लिखनी है, प्रिपेयर करना है प्रोपानाइक एसिड इन रिएक्टेंट से। प्रोपानॉल से प्रोपानाइक एसिड बनाते हुए जो हमारे रीजेंट होंगे वो पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट या विद डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड करेंगे और हीट यूज़ करेंगे अंडर रिफ्लेक्स। इसका हमने रिएक्शन लिख दिया, तो प्रोपानॉल ऑक्सीडाइज हुआ है प्रोपानाइक एसिड में, जबकि ऑक्सीजन एटम ये रिप्रेजेंट कर रहा है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब प्रोपेन नाइट्राइल को प्रोपानाइक एसिड बनाएंगे, जिसमें रीजेंट है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर, और हीट भी यूज़ होगी। इसका हमने केमिकल रिएक्शन लिखा। इसमें प्रोपेन
नाइट्राइल अंडरगो करेगा एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, जिसकी वजह से प्रोपानाइक एसिड बनेगा और अमोनियम आयन बनेगा। मिथाइल प्रोपानोएट, इसके लिए रिएजेंट होंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर, हीट एंड अंडर रिफ्लेक्स। इसे हमने केमिकल इक्वेशन लिखी। इसमें मिथाइल प्रोपानोएट अंडरगो करेगा एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस, जिसकी वजह से प्रोपानाइक एसिड हमारे पास बनेगा और साथ बनेगा मीथानोल। ये प्रोपानाइक एसिड और साथ में ये मीथानोल। तो समरी में हमने सबके रिएजेंट्स अलग से दे दिए। यहाँ पे कंडीशन में दे दिया है हीट अंडर फ्लैश, हीट अंडर फ्लैश, हीट अंडर फ्लैक्स, और साथ में अलग से एक और रिएक्शन का हमने यहाँ पे दे दिया आपको। ये सेम क्वेश्चन का सेम सोल्यूशन है। SO3 हमारा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रिएक्शन है। तो एक्सप्लेन 3 फैक्टर जिससे हम अपनी यील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाने के लिए। रिएक्शन हमें गिवन है, हम लीच-एसिड प्रिंसिपल को यूज़ करेंगे और प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि रिएक्टर में हमारे पास 3 मोल हैं, 2+1, और प्रोडक्ट के 2 मोल हैं। तो प्रेशर इंक्रीज करने से इंक्रीजिंग द प्रेशर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द साइड विद फ्यूअर गैस मॉलिक्यूल। लीच-एसिड प्रिंसिपल जहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स कम होंगे हमारा इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि राइट साइड पे हमारे सिर्फ 2 मोल हैं, तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, जिससे हायर यील्ड आएगी SO3 की। पार्ट 2 में टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर हम डिक्रीज कर दें तो इक्विलिब्रियम राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो हमारी ज़्यादा यील्ड आती है। थर्ड में हम कैटलिस्ट यूज़ करेंगे जो रिएक्शन को स्पीड अप कर देगा। लेकिन कैटलिस्ट जो होता है वो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करता। कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम हासिल करने में बहुत तेज़ी से काम करता है, लेकिन एक दफ़ा इक्विलिब्रियम हासिल हो जाए तो फिर कोई इफेक्ट नहीं करता। तो इक्विलिब्रियम हासिल करने के लिए फास्टर प्रोडक्शन देगा SO3 की अगर हम कैटलिस्ट डाल दें। 3 फैक्टर हैं, इंक्रीज प्रेशर, डिक्रीज टेम्परेचर, यूज़ कैटलिस्ट। क्वेश्चन 5 में अल्कोहल दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है। इसके स्ट्रक्चर फार्मूला लिखने हैं 4 आइसोमर्स के और उनके नाम भी लिखने हैं। पार्ट बी में टाइप ऑफ आइसोमरिज्म भी बतानी है जो ये कंपाउंड करते हैं। तो 4 फार्मूला 1 ब्यूटानोल, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला IPAC नेम, फिर 2 ब्यूटानोल स्ट्रक्चर फार्मूला IPAC नेम, 2 मिथाइल 1 प्रोपानोल स्ट्रक्चर फार्मूला IPAC नेम, 4 में 2 मिथाइल 2 प्रोपानोल IPAC नेम। और टाइप ऑफ आइसोमरिज्म में इसे हम कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। उसमें आ सकती है हमारी पोजिशनल आइसोमरिज्म, डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ द हाइड्रोक्साइल ग्रुप 1 ब्यूटानोल वर्सेस 2 ब्यूटानोल, या चेन आइसोमरिज्म जिसमें डिफरेंस होता है कार्बन स्केलेटन। एग्जांपल है स्ट्रेट चेन 1 ब्यूटानोल वर्सेस ब्रांच चेन विद 2 मिथाइल प्रोपान 2 ओल। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने कंपेयर करना है रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट अल्काइल हैलाइड। अपने आंसर को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद राइट ऑन द आइडेंटिफिकेशन करेंगे टेस्ट ऑफ होलोजिन प्रेजेंट इन अल्काइल हैलाइड, आल्सो राइट ऑन द इक्वेशंस। तो पार्ट ए में चलते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। इसकी रिएक्टिविटी का ट्रेंड दिया है, RA की सबसे ज़्यादा होती है, RF की सबसे कम, जिसकी रीज़न है बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्योंकि कार्बन होलोजिन की बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है जैसे जैसे हैलोजिन का साइज इंक्रीज होता जाए। वीकर बॉन्ड ब्रेक मोर इजीली मेकिंग द लिविंग ग्रुप हैलाइड आयन एक्स आयन डिपार्ट फास्टर। तो वीकर आयन बहुत आसानी से टूट जाते हैं और हैलाइड आयन बड़ी इजीली फास्टली डिपार्ट कर जाते हैं। फिर है पोलराइजेबिलिटी, लार्ज होलोजन आयन जो होते हैं वो मोर पोलराइज होते हैं, stabilizing the transition state in SN2 reaction. Next is stability of the leaving group. Iodine is a better leaving group than fluorine due to its lower basicity and larger size. Second part में हमने करना है टेस्ट ऑफ होलोजिन। सोडियम फ्यूजन टेस्ट लिख लेते हैं, लेजेने टेस्ट भी कहते हैं। उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट प्रेसिपिटेशन करेंगे। सोडियम फ्यूजन में फ्यूज द अल्काइल हैलाइड विद सोडियम मेटल, होलोजिन कन्वर्ट इनटू सोडियम हैलाइड्स। रिएक्शन भी दे दी है। फिर है ACT5 विद HNO3, डिसॉल्व द फ्यूज प्रोडक्ट इन वाटर एंड ऐड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू रिमूव इंटरफेरिंग आयंस, सल्फर -2 और साइनाइड -आयन। थर्ड में हम AgNO3 को ऐड करेंगे तो क्लोरीन जो होगा वो वाइट पेरिस्पेट फॉर्म करेगा इस रिएक्शन के साथ। ब्रोमीन जो है वो पेल येलो पेरिस्पेशन करेगा AgBr इस रिएक्शन के साथ, और जो आयोडीन होगा वो येलो पेरिस्पेशन करेगा इस रिएक्शन के साथ। इन डिफरेंट पेरिस्पेशन से हम इनको आइडेंटिफाई कर लेंगे। और फ्लोरीन जो होगा वो कोई पेरिस्पेशन नहीं करेगा AgNO3 के साथ। तो फ्लोरीन के लिए हम अल्टरनेटिव मेथड यूज़ करेंगे जिसे कहते हैं बेल स्टेन्स टेस्ट, जिसे ग्रीन फ्लेम ड्यू टू कॉपर फ्लोराइड फॉर्मेशन यूज़ करेंगे। ये हमने समरी दे दी। क्वेश्चन 6 में इथानोल रेड का आयन के साथ तो हम डिफाइन करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। सब्स्टिट्यूशन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें एटम या ग्रुप ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल वो रिप्लेस हो जाते हैं बाय अनदर एटम या ग्रुप ऑफ एटम के साथ। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये रिप्लेस हो सकते हैं हाइड्रोजन एटम के साथ भी या किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ भी। बैलेंस इक्वेशन में इथानोल HBr के साथ रेड करेगी और बनाएगी ब्रोमो इथेन प्लस वाटर मॉलिक्यूल। सेकेंड है रिएक्शन विद इथानोल विद SOCl2 फिनाइल क्लोराइड। इथानोल फिनाइल क्लोराइड से रेड करेगा, ये बनाया क्लोरो इथेन, सल्फर डाइऑक्साइड और HCl। इसी कंडीशन होगी कि रूम टेम्परेचर पे या विद माइल्ड हीटिंग से रेड करेगा। फिनाइल क्लोराइड ऑफन प्रेफर बिकॉज ये बाय प्रोडक्ट SO2 HCl आर गैसियस और ये इजीली रिमूव हो जाते हैं, ये गैसें होते हैं इजीली रिमूव हो जाते हैं, तो ये प्रेफर होता है। 3 रिएक्शन ऑफ इथानोल PCl3 PSL3 का रिएक्शन हुआ, ये बनाएगा क्लोरो इथेन और फास्फोरिक एसिड।
कंडीशन में द रिएक्शन टिपिकली कैरिड आउट होगा अंडर रिफ्लेक्स कंडीशन, यानी कि हीटिंग विद द कंडेंसर टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट। हीट भी करेंगे और कंडेंसर भी यूज़ करेंगे ताकि वोलेटाइल कंपाउंड हमारी लॉस ना हो। की डिफरेंस है HBr में बाय प्रोडक्ट H2O, SOL में बाय प्रोडक्ट SO2 HCl गैसेज है और PCl3 में फास्फोरिक एसिड है लिक्विड। लास्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन से क्या मुराद है और टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करें इन सब की। sp3 हाइब्रिडेशन अकर होती है जब 1s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल इन द वैलेंस शेल फार एटम कंबाइन टू फॉर्म 4 इक्विवेलेंट sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाते हैं जिसका अप्रॉक्सीमेट एंगल 109.5 होता है। इस टाइप हाइब्रिडेशन में जो सेंट्रल एटम होता है वो फॉर्म करता है 4 सिग्मा बॉन्ड, जिसकी एग्जांपल है CH4। फास्फाइन को देखते हैं, ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन करता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी है हमने, जिसमें 3s ऑर्बिटल है और 3p ऑर्बिटल है और ये हाइब्रिडाइज होकर 4sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएंगे। 3sp3 और 1 ऑर्बिटल आपस में 3 हाइड्रोजन एटम के साथ बना के pH सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। जो 4sp ऑर्बिटल होगा वो लून पेयर होगा ऑफ इलेक्ट्रॉन, जी वजह से उसकी ट्राइगोनल पैरामाइडल शेप बनेगी। ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल नहीं होगा ड्यू टू लोन पेयर। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डायग्राम और इसकी शेप भी यहाँ पे दे सकते हैं और यहाँ पे भी sp3 हाइब्रिडेशन की पैरामाइडल शेप, इनका एंगल, क्योंकि ये लून पेयर है तो एंगल थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है, लून पेयर की रिपल्शन ज़्यादा होती है। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इसकी इस तरह की होगी। सेकंड में C2H2 एसिटिलीन, ये sp हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। इसमें हर कार्बन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है जिसमें एक 2s ऑर्बिटल होगा और एक ही 2p ऑर्बिटल होंगे। ये हाइब्रिडाइज होके sp ऑर्बिटल बनाएंगे। दो sp ऑर्बिटल हर एटम के ये लीनियरली एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। 180 डिग्री का इसमें एंगल होगा, यहाँ पे दिखाया भी गया है। 1 sp ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन ओवरलैप विद 1 sp ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे इसका sp इस हाइड्रोजन के साथ, इसका sp इस हाइड्रोजन को ओवरलैप करेगा और ये भी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। और दूसरा sp ऑर्बिटल कार्बन के साथ कार्बन कार्बन मिलके कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। बाकी के दो जो अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल हैं वो 2 पाई बॉन्ड बनाएंगे, जिस वजह से ट्रिपल बॉन्ड हमारा तो sp हाइब्रिडेशन में ट्रिपल बॉन्ड भी हमारा बन सकता है कार्बन एटम्स में। यहाँ पे समरी दी हुई है। हाइब्रिडेशन की है नंबर ऑफ बॉन्ड प्लस लून पेयर 2 आ जाएगा जो sp हाइब्रिडेशन है। पाई बॉन्ड जो होते हैं ये हाइब्रिडेशन में कंट्रीब्यूट नहीं करते। ये इनकी शेप है, एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हैं sp 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 और ये पाई बॉन्ड जो हाइब्रिडेशन में कंट्रीब्यूट नहीं किए। थैंक यू माय फ्रेंड, काइंडली जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।